नमस्कार मित्रों, आज हम अपने पॉलिटेक्निक मैकेनिकल का जो सब्जेक्ट है 305 थर्ड ईयर का पावर प्लांट या फिर पावर जनरेशन हम जैसे कह सकते हैं, उसकी हम तीसरी यूनिट का आज जो बेसिक लेआउट है। तीसरी यूनिट क्या है हमारी? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसके बारे में थोड़ी बेसिक सी बात कर लेते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, तो जैसा कि मैं आपको पिछले वीडियोज़ में बता चुका हूँ कि पावर से यहाँ पे मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत। और प्लांट से मतलब क्या है? कोई भी चीज़ जो किसी भी चीज़ का उत्पादन औद्योगिक दृष्टिकोण से करती है उसे प्लांट कहते हैं। पानी का मतलब हम देखते हैं ना, कपड़े का प्लांट है, केमिकल का प्लांट है, कुछ भी। तो जहाँ पर विद्युत का औद्योगिक दृष्टिकोण से उत्पादन किया जाता है वो क्या हो जाएगा? पावर प्लांट। अब पावर प्लांट तो ये हो गया, लेकिन जिस चीज़ से हम इस पावर को जनरेट करते हैं वो पावर प्लांट उसी टाइप का होता है। मैं आपको बताया था, यदि आप तापीय ऊर्जा का उपयोग करेंगे तो तापीय शक्ति का हो जाएगा थर्मल पावर प्लांट। यहाँ हम पानी की शक्ति का उपयोग करके विद्युत ऊर्जा का उत्पादन करेंगे, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? हाइड्रो पावर प्लांट या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। आपको हाइडल नाम भी सुनने को मिलेगा, हाइडल पावर प्लांट भी, और सब सेम चीज़ें हैं। अब पानी के अंदर कौन सी ऊर्जा होती है जिसका हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करेंगे? आपने पढ़ा होगा एफएम के अंदर कि पानी के अंदर एक तो पोटेंशियल एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी मतलब स्थितिज ऊर्जा। अगर पानी बहुत ऊंचाई पर स्थित है और मैं वहाँ से अगर कोई पाइप निकाल लूँ और नीचे की ओर पानी आएगा तो वहाँ पर बहुत तेज़ी से पानी आएगा। तो अगर ऊंचाई पर पानी है तो स्थितिज ऊर्जा है, अगर पानी तेज़ प्रवाह से चल रहा है तो गतिज ऊर्जा है उसके पास। उसके अतिरिक्त पानी के पास प्रेशर एनर्जी भी हो सकती है। तो यहाँ पे अगर हमको कोई वाटर हेड अवेलेबल होता है, अगर ऊंचाई पे पानी है या सडन कोई ड्रॉप देखने को मिलता है, तो उन चीज़ों को हम विद्युत उत्पादन में काम में ले सकते हैं इन पावर प्लांट में। तो यही हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा। तो इसका बेसिक सा लेआउट है वो हम एक बार देख लेते हैं। आइए शुरू करते हैं। तो मित्रों, यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर जो आपको नज़र आ रहा है वो एक बेसिक हाइडल पावर प्लांट का लेआउट है। मैं आपको धीरे धीरे इसके मेन एलिमेंट हम कंसीडर करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपने सुना होगा, खूब सारे डैम देखे होंगे आपने अपने अड़ोस पड़ोस में, क्षेत्रों में। तो डैम के कई पर्पज़ होते हैं। कभी कभी विशाल जलराशि के संग्रहण के लिए डैम बनाए जाते हैं, छोटे डैमों को आप एनीकट कह देते हैं। और कई बार डैम किसी ऐसी लोकेशन पर यदि हम पानी को रोक दें कि हमको एक बहुत अच्छा ड्रॉप देखने को मिले या हेड मिल जाए, तो वहाँ पर डैम की परिस्थितियाँ जो हाइडल पावर प्लांट है उसके अनुकूल होती है। अर्थात अगर आप इस डैम से पानी को रोक के एक पाइप निकाल लें तो आप पानी की ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं विद्युत उत्पादन में, और यही किया जाता है। तो आप इस बात से समझ चुके होंगे कि हर डैम विद्युत ऊर्जा उत्पादन के काम नहीं आता है। केवल ऐसे डैम जहाँ पर हमको हेड अवेलेबल हो पाए वो ही डैम हाइडल पावर प्लांट के लिए सूटेबल होते हैं। तो एक मान लेते हैं, अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये मान लो ऊंचाई पर एक डैम है। अब ये यहाँ पर डैम बना हुआ है और हाइडल पावर प्लांट, इसके आगे की ज़मीन इतनी नीची है, तो ये जो गैप आया ना, अब पानी अगर यहाँ से बहेगा तो एक झरना भी गिरता है या तेज़ धारा जाती, कितना तेज़ होता, मतलब उसके अंदर एनर्जी तो है। यहाँ पे हमारे पास पानी की पोटेंशियल एनर्जी के रूप में पानी ने एनर्जी स्टोर की हुई है। तो बारिश के दिनों में इस डैम के द्वारा विशाल जलराशि को एकत्रित किया जाता है। अब ये 2D इमेज है जिसमें आपको 3D की फील देने की कोशिश की गई है। तो जैसे ये पानी इकट्ठा हो रहा है, ये जो आप पीछे देख रहे हैं डैम के, और ये जो पूरा दिखाया गया है ना ऊपर, ये ऊपर नहीं जा रहा। कोई यूँ मत समझ लेना कि सर ये तो डैम से बाहर गिर जाता है, ये ऊपर नहीं जा रहा। ये इसके पीछे का कैचमेंट एरिया है जहाँ जहाँ तक ये पानी भरा रह सकता होगा। तो ये कंप्लीट कैचमेंट एरिया है। अब आपने पानी तो कर लिया स्टोर। अब हाइडल पावर प्लांट क्या करते हैं? अब आप क्या करेंगे, डैम के माध्यम से पानी को स्टोर करके इससे एक पाइप निकालते हैं। अब ये जो पाइप है ये पानी को लेकर आएगा आपके टरबाइन तक। अब ये आपके जो पाइप आया, इस पाइप को हम बोलते हैं पेन स्टोक। क्या बोलते हैं हम? पेन स्टोक। इस पाइप का नाम है हमारा पेन स्टोक। ये अलग अलग केसेस में अलग होता है, बोलेंगे पेन स्टोक ही, लेकिन हाई हेड वाला हमारा पावर प्लांट है या फिर लो हेड वाला पावर प्लांट है, उसके हिसाब से इसका जो डाया होगा, जो साइज़ होगी, वो वेरी करती है पावर प्लांट के टाइप के अनुसार। तो नाम इसका पेन स्टोक ही रहेगा। अब देखो, ऐसा थोड़ी ना है कि डैम बना दिया और आपने पाइप लगा दिया, टरबाइन घुमा देंगे। कभी कभी टरबाइन का शटडाउन भी आएगा, कुछ मिस्टेक्स आ सकती है, तो आपको टरबाइन खोलना होगा, मेंटेनेंस करना होगा। तो हमको पानी का फ्लो भी कंट्रोल करना होगा, तो हमको वाल्स लगाने होंगे। तो एक वाल तो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्लुइस किट, ठीक है। और एक वाल आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा। एक वाल तो लगाते हैं हम डैम से जब पानी निकलता है जस्ट वहाँ पे, और एक वाल लगाते हैं हम जब टरबाइन में पानी प्रवेश करना होता है जस्ट उससे पहले, ठीक है। अब इन दोनों वाल्वों का काम, अब बच्चे सोचेंगे कि साहब ऐसा क्यों किया, 2 वाल्व क्यों लगाए, एक ही वाल्व लगा देते ना सर। तो लगा दिया, एक वाल्व लगा दिया मान लो एक बार के लिए। लेकिन अगर वाल्व में ही गड़बड़ हो गई तो एक वाल्व में फिर क्या करेंगे, ठीक है। दूसरा कारण आप ये भी समझ सकते हैं कि
अगर इस वाल्व को अगर ऑपरेट नहीं किया तो कई बार हम यहाँ से भी पानी के फ्लो को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त हम एक दूसरे पक्ष पर आते हैं। यदि किसी कारणवश, मान लो मानवीय कारणों से या किसी अन्य कारणों से ये गेट ऑपरेट नहीं हो पाए, या फिर ये इंस्ट्रूमेंट से ऑपरेट किए जा रहे थे इलेक्ट्रिकली, लेकिन वहाँ से कोई मिस्टेक आ गई, ये गेट ऑपरेट नहीं हो पाए, तो इधर से पानी आ रहा है और सपोज़ मान लो ये इनलेट वाल्व आपका बंद है, तो इधर से पानी आ रहा है और ये पानी आगे तो नहीं जा पा रहा, मतलब ये पानी इसमें आ गया। अब ये पानी जो बहुत ज़्यादा तीव्र गति से आ रहा था, ये अगर ये आगे नहीं फ्लो पाएगा तो इसकी काइनेटिक एनर्जी इसकी प्रेशर एनर्जी में चेंज हो जाएगी। आप समझ सकते हैं भाई, अगर कोई जनरेटर बहुत तेज़ पानी मार रहा हो, क्या हम हमारे हाथ लगाकर उस पानी को बंद कर सकते हैं क्या? मतलब आप मोटर से या जनरेटर से कंटिन्यू फ्लो आ रहा है, आप उसको हाथ लगाकर बंद नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो देखने को मिलता है कि वो पाइप फट जाता है। तो यहाँ पर भी वही परिस्थितियाँ उत्पन्न होती है। इस पेन स्टोक के अंदर अगर ये फ्लो यहाँ से रिस्ट्रिक्टेड हो जाए और इधर से आता रहे तो इतना प्रेशर डेवलप हो सकता है कि ये पेन स्टोक हमारा फट सकता है, ये पाइप फट सकता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए इसको वाटर हैमर भी बोलते हैं कि सडनली अगर ऐसा कुछ हो जाए तो पानी के द्वारा जो ये झटका लगेगा, इसको वाटर हैमरिंग भी बोला जाता है। अब इस चीज़ से बचने के लिए कि हमारा पाइप ना फटे, इसमें क्या किया जाता है, बीच में एक ओपनिंग दी जाती है। अब ये ओपनिंग जो होगी ये ऊपर सर्ज टैंक बताया है। वास्तव में यहाँ पे इन्होंने नीचा दिखा दिया क्योंकि मैं बता रहा हूँ ये डायग्राम 2D में है जो 3D का बनाया गया है। वास्तव में ये जो सर्ज टैंक बनाया जाएगा, इस पाइप से ये सदैव ओपनिंग रहेगी और ये ओपनिंग रहेगी जो डैम का अपर लेवल होगा ना वहाँ तक। अब आप समझ सकते हैं, अगर पानी यहाँ से आ रहा है और अगर पानी आगे नहीं जा पाया तो पानी इधर चला जाएगा, और पानी अगर इधर जाता जाता इसके लेवल तक का हो गया, डैम के लेवल तक का, तो ये अपने आप जैसा नहीं होता कि 2 टंकियों में पानी और उनमें बीच में एक पाइप लग रहा है तो आपस में बैलेंस करते रहते हैं। तो इस प्रकार से बैलेंस हो जाएगा। जो इसका एक्सेस प्रेशर था ये इस वाटर हेड के रूप में इधर निकल जाएगा, हमारा पाइप फटने से सेफ हो जाएगा। तो सर्ज टैंक का मेनली उपयोग क्या है कि हमारे पेन स्टोक को ऐसी परिस्थितियाँ यदि उत्पन्न हो जाती है तो उसे फटने से बचाना, वाटर हैमरिंग के प्रभाव को नेग्लेक्ट कर देना या उसे एडजस्ट कर लेना। तो ये वाला जो पार्ट था ये था सर्ज टैंक। अब सर्ज टैंक के अलावा हम आगे बढ़ते हैं। सपोज हमारा फ्लो चल रहा है, दोनों वाल्व ओपन हैं, तो विद्युत कब उत्पन्न होती है? विद्युत उत्पन्न होती है जब हमारा जनरेटर चलेगा या फिर डायनेमो घूमेगा। तो हमको चलाना है अल्टीमेटली हमारा जनरेटर, ये जनरेटर। अब जनरेटर की शाफ्ट को घुमाने के लिए हमको कोई ना कोई डिवाइस तो लगानी होगी जो उसे घुमाए। तो मैकेनिकल में हमारे पास जहाँ पर भी हम जाएंगे, हम किसी भी फ्लूइड की एनर्जी को अगर उपयोग में लेना चाहते हैं तो हम घूम फिर के एक ही चीज़ लगा देते हैं, वो है हमारी टरबाइन। तो हमने यहाँ पे टरबाइन लगा दिया। अब इस टरबाइन की ब्लेड्स पर हम ये वाटर जेट मारेंगे और वो डिज़ाइन आप डिटेल में जब जाएंगे तब पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पर हम मोटा मोटा समझते हैं कि आपने वाटर जेट को एप्रोप्रिएट एंगल पे मारा कि हमको मैक्सिमम रोटेशन या मैक्सिमम ऊर्जा जो है हम इसकी उपयोग में ले सकें। अब आपने क्या है, टरबाइन को घुमा दिया, मतलब पानी ने अपनी गतिज ऊर्जा टरबाइन को घुमाने में लगा दी। तो पानी की ऊर्जा किसने ले ली? टरबाइन ने। और ये टरबाइन उसी शाफ्ट पे कनेक्ट है किस पर? जिस पर डायनेमो लगा हुआ है। तो डायनेमो घूम गया। अब डायनेमो घूम गया तो हमारा जनरेटर चल गया, जनरेटर चल गया तो विद्युत बन गई, विद्युत बन गई तो विद्युत को ट्रांसपोर्टेशन के लिए स्टेप अप और स्टेप डाउन वाली घटना इलेक्ट्रिकल वाले बार बार करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि लॉसेस कम से कम हो। तो यहाँ पर जो भी किया जाता है ट्रांसफार्मर में कर दिया जाता है और फिर बाद में इलेक्ट्रिक लाइट के माध्यम से इसको दूर दूर तक जहाँ पर भी ले जाना है वहाँ तक इस विद्युत को पहुँचा दिया जाता है। खेल यहीं पर ख़त्म नहीं हो जाता। अब पानी जो टरबाइन से निकलेगा तो टरबाइन के आउटलेट पर कई जगह पर एक और डिवाइस या फिर एक और मैकेनिकल एलिमेंट काम में लिया जाता है, वो है ड्राफ्ट ट्यूब। अब ये ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, जब हम एक एक कंपोनेंट को डिटेल में पढ़ेंगे तब इसका फंक्शन देखेंगे। यहाँ पर मैं मोटा मोटा तौर पे इतना ही बता जाता हूँ कि पानी की ऊर्जा, भाई जब पानी टरबाइन से निकलेगा तब भी उसमें थोड़ा प्रेशर होगा और थोड़ी गतिज ऊर्जा होगी। अगर मैं उसे भी यूज़ करना चाहता हूँ, उसे भी काम में लेना चाहता हूँ, मतलब यदि मैं पानी की ऊर्जा को, बची कुछ ऊर्जा को भी उपयोग में लेना चाहूँ तो मैं यहाँ ड्राफ्ट ट्यूब लगा देता हूँ। इस कारण से क्या होता है, जब टरबाइन का आउटपुट वर्क होता है टोटल, वो बढ़ जाता है, क्योंकि एग्जिट जो वाटर है हमारा उसकी टोटल एनर्जी काफ़ी डिक्रीज़ हो जाती है। अब ड्राफ्ट ट्यूब, और ये ड्राफ्ट ट्यूब के बारे में ध्यान रखना, ये हमेशा कंप्लीटली वाटर से फिल होती है। अगर इसमें कोई गैप आ गया तो कैविटेशन वाली घटना घटित हो जाती है, क्योंकि इसके आउटलेट पे बहुत प्रेशर ड्रॉप हो जाता है, तो वाटर बबल फॉर्म हो सकते हैं, कैविटेशन वाली घटना हो सकती है। तो उससे बचने के लिए उसको कम्प्लीटली फिल रखा जाता है। अब ये ड्राफ्ट ट्यूब, अब ड्राफ्ट ट्यूब से पानी जो निकला ये किसी काम का नहीं है हमारे लिए, लेकिन ऐसा मतलब नहीं है कि ये किसी काम का नहीं है। फिर इसको आगे टेल रेस में भेज दिया जाता है। आगे फिर छोटा डैम होगा या नदी नाले नहर होंगी जहाँ से सिंचाई के लिए या फिर अन्य उपयोग में इस पानी को भेज दिया जाता है। तो ये जो हेड अवेलेबल हुआ था, हमने इस हेड का उपयोग कर लिया हमारी
इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए। तो ये हाइडल एनर्जी थी और हाइडल एनर्जी से हमने इलेक्ट्रिसिटी बनाई, तो इसलिए ये क्या हो गया, हाइडल पावर प्लांट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो मोटा मोटा ये लेआउट है वो समझ में आया होगा। बाकी एक एक कंपोनेंट की डिटेल हम बाद में पढ़ेंगे। तब तक आप इस वीडियो को पॉज करके कई बार देखिए और बाद में जब ये वीडियो आपको समझ में आ जाए या पावर प्लांट का लेआउट समझ में आ जाए तो एक रफ कॉपी में बार बार आप उस लेआउट को ड्रॉ करने की कोशिश करें, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसका लेआउट बनाने को आता है। किसी भी थर्मल पावर प्लांट का लेआउट बनाने के लिए आपके आ सकता है। तो आपकी प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए कि बहुत कम समय में बहुत साफ सुथरा नामांकित चित्र आप बना सके। तो आपको कंपोनेंट के नाम पता होना चाहिए, किस तरीके से मुझे लेआउट ड्रॉ करना है। बहुत ईजी चीज़ें हैं। आगे और पावर प्लांट पढ़ेंगे, उनमें भी कुछ नहीं होगा। जो ये टरबाइन को घुमाना है उसके लिए किस प्रकार से हम एनर्जी काम में ले सकते हैं, उसी के आधार पर पावर प्लांट हमारे डिसाइड हो जाएंगे। तो मिलेंगे अब अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।